नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू एक दिवसीय दौरे पर सक्ती पहुंचे, जहां सक्ती के अग्रसेन चौक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमें एकजुट होकर काम करना है, ताकि पंच से लेकर सरपंच तक और जिला पंचायत तक बीजेपी के विचारधारा के जनप्रतिनिधि चुनकर आए और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक हम पहुंचा सके। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अवैध प्लॉटिंग के मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जांच कराएं। कोई भी गलती करेगा, कोई भी भ्रष्टाचारी करेगा, उसकी जांच कराएंगे, दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिलता है, कोई खींचतान वाली कोई बात नहीं है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ये पद जो है, ये जिम्मेदारियां होती है, दायित्व होता है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कहीं कोई खींचातानी कहीं नहीं है। कोई भी गलती करेगा, कोई भी भ्रष्टाचारी करेगा, उसकी जांच कराएंगे, दोषी व्यक्ति। बजरंग वाहिनी दल छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दुर्ग जिले के कन्हैया दुबे को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराज सिंह के नेतृत्व में उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं कन्हैया दुबे का कहना है कि प्रदेश भर में जितनी भी गाय लावारिस हालत में घूम रही हैं, उन सभी को रखने के लिए एक जगह बनाई जाएगी। उसमें चारा पानी की व्यवस्था रहेगी। जिस प्रकार सड़कों पर गाय घूम रही है, उससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, उसे भी कम करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बजरंग वाहिनी दल की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करने में अपना निरंतर योगदान देते रहेंगे। जो जिम्मेदारी मुझे नेतृत्व द्वारा दी गई है, मैं उसका ईमानदारी और जुनून के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के जो भी विषय होगा, चाहे वो गाय की हो, बहन की हो, या बेटी की हो, या गरीबी की हो, हमारे प्रत्येक सनातनी के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए बजरंग वाहिनी दल प्रतिबद्ध है। और ये हमारा संकल्प है कि समाज के प्रत्येक हर कोने का वो व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश वो दबा हुआ है, उसकी आवाज बन करके ये बजरंग वाहिनी दल उभरेगी, उसको सपोर्ट करेगी, हिंदुत्व का साथ देगी। आपके साथ जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा छत्तीसगढ़ से जो लोग जुड़ना चाहें आपसे? हमारा छत्तीसगढ़ का हेल्पलाइन नंबर है 9630748657। इस नंबर पर कॉल करके अपना डिटेल प्रदान करेंगे। और जो हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली है, वहां का जो हेल्पलाइन नंबर है, आदरणीय बड़े भाई साहब ने जो बताया है, उस नंबर पर जाकर के हमारा वेबसाइट है, हमारी जिसको हमारा सदस्य या मेंबर बनना है, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना मेंबरशिप फॉर्म भरेगा। मेंबरशिप फॉर्म भरने के बाद उसके पास एक ओटीटी जाएगा, उस पर उसका वेरीफाई होगा कि ये बंदा जेन्युइन है या क्या है। उसके बाद उसके पास एक लेटर पहुंचेगा कि आपको सदस्य नियुक्त किया है। उसके बाद हम उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन की ये जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद हम उसके ओरिजिनल सदस्य पत्र देते हैं। जिला स्तर पर प्रतिनिधि कब तक नियुक्त कर दिए? जिला पे जो कान्हा जी ने मेरे को बोला है 1 महीने के लिए कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं 15 जिलों को कवर कर दूंगा, बाकी जो रहेंगे उन्हें आगे करेंगे। जो कि अभी कल ही मैंने कल इनको पत्र दिया था, आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कल ही मेरे सामने 5 जिलों को नियुक्त कर दिया गया है जिलाध्यक्ष। हेल्पलाइन नंबर दोहरा देंगे ताकि रोड पर होने वाले दुर्घटनाओं को लेकर आप लोग को जानकारी आम जनता दे सके। हमारा जो ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है 7290928187 हमारा ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है। और जो छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किया है 9630748657। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। जब हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र और किसानों से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में।
पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर किसानों में खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता ने धान खरीद केंद्र का जायजा लिया है। कौन सा हो? आपके पास कितने जमीन है? 1 एकड़ जमीन है। कितने क्विंटल 1 एकड़ जमीन का पंजीयन हुआ है? किस क्विंटल धान बेचने का 21 कुंटल का। पंजीयन हो गया? हाँ, कौन गाँव से? बाड़ा गाँव, रायपुर। कुंटल पीछे 30 कुंटल के आसपास आ जाता है, 29-30 के आसपास। एवरेज में बोरा के हिसाब से लोगे तो करीब 40 से 45 बोरा। ऐसा तो नहीं कि कोई गिरावट आती है जो है कि आपके धान मंडी में 18 क्विंटल एक क्विंटल में बेचना है? नहीं, 21 कुंटल है पूरा, राइट। क्या नाम 21 लिखते पूरा? कन्हैया लाल निषाद, कौन गाँव है? खुड़मुड़ा, यहीं का हूँ। क्या नाम लिखते दादा? ईश्वर वर्मा, कौन गाँव है? खुरमुड़ा। कितना एकड़ जमीन है आपके पास? मेरा 1.5 एकड़ जमीन है। पंजीयन पूरा हो गया है? पूरा हो गया। कितने क्विंटल धान बेचते हैं? अब 21 क्विंटल के हिसाब से हिसाब लो। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से धान खरीदी केंद्र से 18, ऐसा सुना है मैं कि किसान को 18 क्विंटल बेचने बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ वैसा नहीं है। बराबर बराबर। और जगह तो 32 में कितना जमीन का ढाई एकड़। कितना 21 क्विंटल दे दो प्रति एकड़ में? नहीं दे, कोई सरकार नहीं दे। और कितना ले रहा है अभी अभी? वो 21 कुंटल का था, मगर 20-30 किलो काट दे मान के चल। वो बखरा 15 कुंटल का है तो 80 किलो बेचा दी, कहाँ बेचा दी? उससे ज्यादा नहीं ले रहा। हाँ, 14 कुंटल 80 किलो वो बखत ले आती से। और अभी वही मान के चल 80 किलो अभी भी हो सकते। ओ 20 तो लेबे नहीं करे, 21 कुंटल तो लेबे नहीं करे। 20 क्विंटल 80 किलो के आसपास ले रहा है। हाँ, ओकर सोफर नहीं ले। क्या नाम लिखते हैं? सुमन लाल सोनकर, कौन गाँव है? ग्राम घुआ। क्या नाम है दादा? कृष्णा साहू, कौन गाँव है? कांदुल। कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास 2.5 एकड़ है। 2 एकड़ पूरा पंजीयन है? हाँ, कितना क्विंटल धान बेचते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 20 कुंटल। 20 क्विंटल धान बेचते हैं। 21 क्विंटल बोले 21 क्विंटल ले लेते हैं। हाँ, 20 कुंटल लेते। मोर सूरज कुमार सोनकर, कौन गाँव है? ये ग्राम कांदुल है, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास है 5 एकड़। कितना का पंजीयन हुआ है? मेरे सभी का हुआ है। कितना क्विंटल धान बेचते हो? मैं एकड़ पीछे 21 मतलब वही बेचता हूँ। देखिए, अगर किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, लेकिन वो 2 ही एकड़ में धान डाला है, तो पटवारी साहब और जितनी भी कमेटी बनी थी वो सब एक गिरदावरी किए हैं। तो गिरदावरी की स्थिति में यदि वहाँ पे जो किसान है वो 2 एकड़ ही जमीन में धान लगाए हैं, बाकी में किसी में सब्जी लगा दिया है, किसी को पड़त छोड़ दिया है, तो हमको धनहा रकबा का ही गिरदावरी करना था और 2 एकड़ में ही एक्चुअल धान लगाया है, तो हम 2 एकड़ का ही धान खरीदेंगे। वो 3 एकड़ जो है उनका नहीं खरीद पाएंगे धान। नहीं, लिख के देना मतलब लिख के देना ऐसा नहीं पड़ रहा है। जैसे छोटा किसान है, ठीक है, वो 2 टोकन में वो अपना धान कंप्लीट कर लिया, ठीक है, धान कंप्लीट कर लिया मतलब उनके पास जितना रकबा था उसके अकॉर्डिंग उतना उनके पास धान है, तो धान लेके आके यहाँ बेच दिया। बेचने के बाद उनको ये बोला जा रहा है कि आपके पास, अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि अब मेरे पास धान नहीं है, तो रकबा सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि अब हमारे पास इतना ही धान था, वो धान हम सोसाइटी में ले आए हैं, अब हमारे पास बचत कोई भी धान नहीं है, ये बोला जा रहा है। एक मॉइस्चर का हमारे पास पैरामीटर है ना, 14 से 17 जो है ना % मॉइस्चर, उसमें ही हमको खरीदी करना है, तो हम उसी मॉइस्चर में ही उनकी खरीदी करेंगे। अगर भीग गया है तो वो किसान उसको थोड़ा सा सुखा ले, है ना, मॉइस्चर उसका मेंटेन कर ले, उसके बाद ही यहाँ लेके आए और मतलब खरीदी केंद्र में उसको बेचे। कीर्ति वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और यहाँ नोडल अधिकारी के रूप में हूँ। आज हम लोग धान खरीदी केंद्र पहुंचे हैं। धान खरीदी चालू हो चुका है 14 नवंबर से। अब देखना होगा किस तरह किसानों को धान खरीदी में क्या क्या चीजों का दिक्कत आएगा, क्योंकि प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई है। देखना होगा कि अगर किसी के पास 21 क्विंटल से ज्यादा धान होगा तो उसका क्या व्यवस्था रहेगा, और 21 क्विंटल से कम अगर धान होता है तो उसका क्या व्यवस्था रहेगा। हमारे साथ कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि धान खरीदी शुरू हो चुका है। तो धान खरीदी में अगर हम बात करें तो किसी का हर एकड़ में 21 क्विंटल की बात हुई है, किसी के पास अगर 1 एकड़ में 22 क्विंटल हो गया, 25 क्विंटल हो गया, या किसी के पास 10 क्विंटल हो गया, 12 क्विंटल हो गया, तो उसका क्या व्यवस्था रहेगी।
उसके लिए व्यवस्था तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कम होगा तो उसके रकबा में वो सरकार क्या है लिखित में लेती है कि अब उसके पास धान नहीं है बेचने के लिए, तो उसका रकबा समर्पण किया जाए, तो उसमें लॉक कर देते हैं। समर्पण जैसे लिखित में देते हैं तो उसको लॉक कर दिया जाता है, उसमें धान नहीं बेच सकते। और जैसे ज्यादा है तो धान को अपने खाने के लिए रखेंगे या चावल बना करके, या फिर बाद में फिर कोचिया वगैरह रहता है उनको देते हैं हम लोग। बात ये भी आ रहा है कि अगर किसी का दान कम है, 21 क्विंटल से कम है, तो उसको लिखित रूप में दिया जाए। जी, तो वो व्यक्ति कैसे आपको लिखित रूप में दे? वो फॉर्मूले सिस्टम में एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें प्रिंट निकालते हैं उसमें, उसके बाद उसमें साइन करके उसको बताते हैं कि अब आपके पास धान नहीं है, आप इसमें धान नहीं बेचना चाहते, इसलिए अपना रकबा समर्पित कर रहे हैं। आने वाला समय है, दान खरीदी का पूरा माहौल चल रहा है, लगातार दान तो लेके ही आ रहे हैं। संडे और सैटरडे के आपके पास लीव रहता है, और अगर कोई सरकारी छुट्टी होगा तो भी आपके पास छुट्टी रहता है। और इस प्रकार से लगातार किसान तो आते रहते हैं, क्योंकि हर किसान चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो दान अपना बेच के अपना मंडी में डाल के शांत हो जाए। लेकिन आने वाला मौसम भी कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकता है, उससे किसानों को भी डर लगे रहता है। तो लगातार किसान टोकन के अनुसार यहाँ पे दान बेचते हैं कि जिसका वो चाहे, या फिर कोई अगर ऐसा है कि जिनका लिंक बना वो पहले बेच सकते। नहीं नहीं, यहाँ टोकन के अनुसार धान बेच सकते हैं। जो टोकन कटने का दो है, एक समिति स्तर पे भी आगे कटवा सकते हैं, और दूसरा है कि ये मोबाइल ऐप से भी कटवा सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं धान के विषय में, धान को लेकर किसान बहुत ज्यादा अभी परेशान है। रही बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, किसानों से जब हम बात करते हुए आ रहे हैं, तो किसानों को एक समस्या निकल के आ रहा है कि जब हम लोग मंडी में धान लेके जाते हैं तो क्या हम लोग यहाँ से तोल के नहीं ले जाते हैं, वहां जाने के बाद तोलना पड़ता है। अगर अपने जिस तरीके से जमीन अगर 5 एकड़ है, तो उसमें अगर अपन का 10 किलो को भी धान अगर एक्स्ट्रा होता है, या एक बोरी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसे हमें वापस लाना पड़ता है। क्या वो धान यहाँ पे नहीं खरीदा जा सकता? जी नहीं, उसकी खरीदने की यहाँ सुविधा नहीं दी गई है, उसको वापस ले जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ जैसे खरीद भी लेंगे उसको तो इसके सिस्टम में आएगा नहीं, उसका पैसा मिलेगा नहीं उसको। तो ये पैसा जो है ना, उनको एक मुश्त मिलने वाला है कि 3300 रुपया देने वाला, 31 रुपया, सॉरी, 3100 रुपया जो दान का जो रेट है, क्या एक मुश्त देने वाला है कि अभी कितना किसानों के खाते में डालेगा? नहीं, अभी तो जो समर्थन मूल्य है 2300 और 2320 वही मिल रहा है अभी, और बाकी पैसा बचत कृषक उन्नति योजना के तहत बाद में आती है पैसा, तो कब तक आएगी अभी तक बताया नहीं है उसको। सरकार तो बड़ी दावे कर रही है कि एक मुश्त दिया जाएगा किसानों को, और किसानों को इस बार पैसा एक साथ मिलने वाला है। हम लोग हर किसी जो भी उनका समस्या रहेगा उसमें एक साथ पैसा खर्चा करेंगे, या किसान में हो या उनकी घर की समस्या हो या कोई भी चीज हो, तो ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते धरातल में आके, तो यहाँ पे दो मुफ्त में पैसा मिल रहा है, यानी कि एक बार आपका समर्थन मूल्य डल रहा है, एक बार किसान उन्नति योजना के तहत डल रहा है। तो इस प्रकार से अगर किसानों के साथ जो बातें सरकार बड़ी दावे कर रही है, वो थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा? जी अलग तो है, लेकिन क्या है, समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है, और जो कृषक उन्नति योजना है वो राज्य सरकार की है, तो दोनों को एक साथ मिला करके नहीं दिया जा सकता। ये थे हमारे साथ जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर बने थे, हम लोग उनको जानते हैं। यह लास्ट सवाल, जिस तरीके से ये जानकारी कब से कब तक चलेगी? ये 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। अगर उसके बाद कोई दाम लाए तो उसके बाद नहीं होती खरीदी, या फिर जब सरकार जैसे बारिश वारिश हो गई तो डेट बढ़ा दी तब की बात अलग है, नहीं तो फिर 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। एक अहम सवाल है आपसे, अगर बाय चांस की मौसम खराब हुई, किसी की दान भीग गई, उस स्थिति में अगर आपके पास आता है तो क्या है, उसके लिए क्या प्रावधान है? जी भीगा हुआ धान तो नहीं लिया जाता यहाँ, जिसकी क्वालिटी चेक की जाती है पहले, फिर उसके बाद लिया जाता है। अगर क्वालिटी खराब है तो नहीं लिया जाता धान, वो किसान खुद जिम्मेदार रहती है उसके लिए फिर। जी मेरा नाम रमेश कुमार सोनकर, सेवा सहकारी समिति घुघुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर। आपने सुना होगा कि किस तरीके से एक किसान को जो समस्या झेलना पड़ेगा। आने वाला समय है, किसानों से भी अपील है कि जितना जल्दी हो सके वो अपना टोकन लेके अपना मंडी में दान डालेंगे। और देखना होगा कि जिस तरीके से जो समस्या है बाहर निकल के आ रहे हैं, हम हर धान खरीदी केंद्र में जा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजना है क्या सच में किसानों तक पहुंच रहे हैं। बने रहिए हर खबर के साथ, मैं सलमान चंद्रगिरी। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत से किसान काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्य
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के खालसा स्कूल प्रांगण में गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री साय ने कीर्तन दरबार में मत्था टेका और सभी छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के खालसा स्कूल प्रांगण में गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री साय ने कीर्तन दरबार में मत्था टेका और सभी छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस पवित्र दिन सिख समुदाय के अपने भाइयों बहनों के बीच आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव का जीवन न केवल सिख समुदाय के लिए प्रेरक है, बल्कि सभी भारतीयों के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी है। गुरु नानक जी के वचनों में सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने एक समता मूलक समाज के निर्माण पर जोर दिया। देश की आजादी में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है और सिख समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और समृद्ध है। धर्म के प्रति समर्पण और सेवा की भावना सिख समाज की अभिन्न पहचान है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज के इस प्रकाश पर्व में यहाँ गुरुद्वारा में वाहेगुरु जी के समक्ष माथा टेके हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं और हमारे सिख समाज के बीच आज आने का सौभाग्य मिला है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी को गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, लख लख बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे समय में हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी उपस्थित हैं, सम्मान्य श्री पुरंदर मिश्रा जी, समाज के प्रमुख और हम लोग के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र सवैनी जी उपस्थित हैं, जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। प्रदेश में महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी हैं, वो उपस्थित हैं। मनमोहन चावला जी उपस्थित हैं। हमारे बहुत से और कार्यकर्ता उपस्थित हैं और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनका भी मैं आभार मानूंगा कि आज इस प्रकाश पर्व में मुझे आमंत्रित किए, मुझे यहाँ पर बुलाए और वास्तव में आज इस पर्व में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और गुरु नानक जी का जीवन सिर्फ सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए बहुत ही प्रेरक है। उनका जीवन प्रेरणा से ओतप्रोत है। आदरणीय गुरु नानक जी ने अपने वचनों में हमेशा सामाजिक एकता पर जोर दिया, एक समतामूलक समाज के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया और इस देश के आजादी में भी सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है और सिख समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और समृद्धशाली है। धर्म के प्रति कट्टरता और सेवा भावना हमारे सिख समाज के लोगों पर फूट फूट कर भरी है। हम सब लोग देखते हैं कि
गुरु गोविंद साहब के जो साहबजादे हुए, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिन पर धर्म बदलने का दबाव हुआ, लेकिन उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। ऐसा ये सिख समाज का इतिहास रहा है। और आज हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की जो शहादत है उसको हमेशा ये देश याद करता रहे। तो उनके शहादत दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इस देश में की और हम लोग 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज की इस अवसर में और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए गुरु नानक देव जी से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ वासियों पर, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों पर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख हो, समृद्धि हो, यही उनसे प्रार्थना करते हुए और आज इस गरिमा में अवसर में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर और एक सौभाग्य प्रदान करने के लिए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, पूरे समाज का, सज्जनों का, माता बहनों का, सबका आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, ताकि हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से ताकत प्रदान करें, उत्साह प्रदान करें और इस छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा कर सकें। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। रायपुर की धरती के उपर संगतां बहुत ही श्रद्धा ते नाल मना रही ने। संगतां दे तारले सतगुरु जी ने कल धारण गुरु नानक आया। कल में आकर सतगुरु जी ने संगतां को मार्गदर्शन देकर निहाल किया और संगतां को सच के मार्ग के ऊपर चलने की प्रेरणा दी। सतगुरु जी का 3 उपदेश दिए, किरत करना, नाम जपना, वंड कर छकना, खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट ना आवे वध हो जाए। सतगुरु का उपदेश था कि कोई गरीब, दुखी, दुखियारा उनके दर पे आए, जो उनकी मनोकामना सो संपूर्ण करके जाए। मतभेद को दूर करते हुए सतगुरु जी का आगमन हुआ। गुरु नानक साहब की अपार कृपा बरस रही है। सुबह 4 बजे से ही महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी इस पावन सिंहासन पर विराजे हैं। ये जो खालसा स्कूल के कैंपस रायपुर में कई 20 सालों से ये पर्व हर साल बड़े उत्साह से रायपुर की संगत मनाती है। इस साल भी मना रहे हैं इसी कैंपस में। सुबह 4 बजे से महाराज सिंहासन पे सज के सारी रायपुर की संगत को दर्शन दिदारे दे रहे हैं और नाम बाणी के आनंद बरता रहे हैं। सुबह से ही संगतां बड़ी भारी तादाद में यहाँ दर्शन करने आ रही है, अपनी अरदासें बेनतियां महाराज के चरणों में रख रही है और मुंह मांगे महाराज से इच्छाएं अपनी पूरियां करा रही। संगत को बेअंत खुशियां यहाँ से मिल रही हैं। इस सौभाग्य अवसर पर मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने भी महाराज को नतमस्तक करके गुरु नानक की खुशियां ली हैं और उनके साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।